सीएम धामी ने चमोली के श्री नंदा देवी सिद्धपीठ मंदिर में की देवी मां की आराधना। देवी मां की पूजा कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना। श्री नंदा देवी राजेश्वरी सांस्कृतिक एवं पर्यटन लोकजात मेले में भी किया प्रतिभाग। अनुपूरक बजट को लेकर सीएम धामी का बयान। कहा, कल सदन में पेश होगा अनुपूरक बजट। राज्य की आवश्यकता पूरा करेगा अनुपूरक बजट। गैरसैंण में विधानसभा सत्र के पहले दिन सीएम धामी ने दी दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि। शैला रानी कैलाश के हथौड़ी को दी गई श्रद्धांजलि। सदस्यता अभियान को लेकर बीजेपी की मीटिंग। उत्तराखंड में पार्टी के सामने 20 लाख सदस्य बनाने का टारगेट। बैठक में राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा रहे मौजूद। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली के नंदा देवी सिद्धपीठ मंदिर में देवी मां की आराधना की। इस दौरान सीएम ने देवी मां की पूजा कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। पूजा अर्चना के बाद सीएम ने श्री नंदा देवी राजेश्वरी सांस्कृतिक एवं पर्यटन लोकजात मेले में प्रतिभाग किया और जनसभा को संबोधित किया। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र 21 अगस्त से शुरू हो गया है। 3 दिन चलने वाले इस विधानसभा सत्र में करीब 499 सवाल रखे गए। तो वहीं धामी सरकार 5000 करोड़ का अनुपूरक बजट भी पेश करेगी। सत्र की अल्प अवधि को लेकर कांग्रेस पहले से ही सरकार पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से इसी मुद्दे पर संवाददाता विशाल गर्ग ने बातचीत की। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सदन की आज फिर से कार्रवाई शुरू हो गई है, किस रूप में देख रहे हैं सर? क्या देखिए, आज तो शोक संवेदनाएं व्यक्त की गई हैं। हमारे माननीय विधायक श्रीमती शैला रानी रावत का निधन हुआ है। कैलाश गहतोड़ी जी हमारे चंपावत से विधायक थे, उनकी मृत्यु हुई है। पूरे सदन ने संवेदनाएं व्यक्त की हैं और ये संवेदनाएं हमें व्यक्त भी करनी चाहिए। हमारे परिवार के थे, सदन में हमारा एक पारिवारिक रिश्ता रहा है, संबंध रहा है। तो लेकिन जो 2 दिन का मात्र समय रखा गया है, उससे हम क्षुब्ध भी हैं और हमारी मांग रही कि सत्र की अवधि बढ़ाई जाए, सत्र को ज़्यादा दिनों तक संचालित किया जाए, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। कल हमारा नियमों के तहत हम कानून व्यवस्था है, भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार में सरकार डूबी हुई है। आपदा से पूरा प्रदेश प्रभावित है और सरकार पूरी तरह विफल साबित हो चुकी है। जंगल राज कायम हो चुका है, अपराधी बेखौफ हो चुके हैं। सर, 2 दिन में लेकिन कैसे ही आप सवालों को उठाएंगे? 500 प्रश्न हैं और माननीय मंत्रियों का विभागवार दिन सुनिश्चित होता है। 2 दिन में कितने प्रश्न का जवाब सरकार देगी? सरकार सदन को सीमित करके सवालों से बचना चाहती है। इसलिए संवैधानिक बाध्यता है कि 6 माह के अंदर सदन आहूत होना चाहिए। अनुपूरक बजट भी पास करना है, पारित करना है, सामान्य बजट भी पारित करना है। यहीं तक सीमित रह गई है सरकार। धन्यवाद सर। IND 24/7 से बातचीत करने के लिए यशपाल आर्य जी को आप सुन रहे थे, जो कि तमाम विषयों पर हमसे बातचीत कर रहे थे। IND 24 के लिए गैरसैंण से विशाल। जनपद उत्तरकाशी के लदाड़ी गांव के लोगों ने गांव को नगरपालिका से हटाकर दुबाकर गांव घोषित करने की मांग को लेकर जिला अधिकारी उत्तरकाशी को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों का कहना है कि 2019 की परिसीमन के समय लदाड़ी गांव को नगरपालिका उत्तरकाशी के वार्ड नंबर 9 में शामिल किया गया था, पर लोगों की उम्मीद के मुताबिक गांव का विकास नहीं हो पाया। गांव के छोटे मोटे काम के लिए नगरपालिका के चक्कर काटने पड़ते, जिसके कारण ग्रामीण परेशान है। इसीलिए लोग अब चाहते हैं कि गांव को नगरपालिका से हटाकर राजस्व गांव घोषित किया जाए। नगर पालिका हमारे संग वैसे अन्याय हुआ है, क्योंकि जब इसका परिसीमन किया गया था तो जैसे ये हमारा कंसेन हुआ, डांग हुआ, कोटी हुआ, इन सबको छोड़ दिया, लेकिन हम लोगों को उसमें ज़बरदस्ती शामिल किया गया। और जो हमारा जो अनुभव है वो बहुत ही कटु है, ख़राब है। आज जो है हमारे वहाँ पे अपने चरान है, गौ चरान है, देवता है, वो है, तो उस चीज़ का जो है हमें कोई फ़ायदा नहीं मिला और ना हम लोग उसमें रहना चाहते हैं।
तो हमारा सरकार से यही है, हम आज सब लोग यहाँ पे एकत्रित रहे, एक ज्ञापन के माध्यम ज्ञापन दे रहे हैं। अगर सरकार हमारी इस बात को नहीं सुनती है तो हमको एक उग्र आंदोलन करेंगे और इसको हम अपने आप को उससे मुक्त कराएंगे नगर पालिका से। हम ग्राम लदाड़ी से आए हैं सभी लोग, क्योंकि हमें जो इससे पूर्व नगर पालिका में हम लोगों को लिया गया, इसका हम सभी लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हमें गांव के लोग से बहुत ही प्रभावित हैं, क्योंकि ना तो मनरेगा की से सुविधाएं मिल रही हैं, बिजली और पानी के बिल भी इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि उससे भी लोग सभी लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें सभी का ये लेके आए हैं कि हमें पूर्व की भांति हमारा जो पुराना जो एरिया है हमारा मूल लदाड़ी का, उसमें हमें शामिल किया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार के बाद राजधानी देहरादून में तमाम हिंदू संगठनों और व्यापार मंडल के लिए सदस्यों ने व्यापक जुलूस निकाला। इस जुलूस में भाजपा के तमाम दिग्गज नेता शामिल रहे, जिसे लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति इस देश के लिए घातक बनती है। हिंदू समाज ने पूरे विश्व को अपना परिवार माना है और जब विश्व के किसी भी कोने में हिंदू के साथ अत्याचार होता है तो हिंदू समाज आक्रोशित होना स्वाभाविक है। कांग्रेस का तुष्टीकरण ही इस देश के अंदर दिक्कतें पैदा करता है। हिंदू समाज पूरे विश्व के अंदर शांति का पाठ पढ़ाता है। हमने विश्व को कुटुंब कहा है, वसुदेव कुटुंब का, हमने विश्व गुरु अपना परिवार के रूप में माना है। लेकिन जब देश ही नहीं विदेशों के अनेकों स्थानों पर जब हिंदू समाज को प्रताड़ित किया जाता है तो भारत का हिंदू समाज का कुंठित होना, आक्रोशित होना स्वाभाविक है। आज बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोगों ने देहरादून के अंदर प्रदर्शन किया है। इस बात का संकेत है कि हम किस प्रकार से अपने समाज को एक रखें और अगर किसी प्रकार का अन्याय अत्याचार अगर होता है उसके खिलाफ खड़े। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण पर की गई टिप्पणी से जनपद उत्तरकाशी में बसपा भीम आर्मी ने दलित वर्ग के लोगों के साथ आरक्षण बचाने के लिए जोरदार प्रदर्शन किया। केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर बसपा के लोगों ने रामलीला मैदान से जिलाधिकारी कार्यालय तक जुलूस निकालकर भारत बंद का समर्थन किया। इन लोगों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भाजपा और कांग्रेस मौन है। ऐसे में बसपा सरकार से तुरंत लोकसभा का विशेष सत्र बुलाकर इसका समाधान निकलवाए, वहीं नहीं तो पूरे देश में आरक्षण बचाओ आंदोलन छेड़ा जाएगा। देश के अनुसार हम जो है इस आंदोलन को कर रहे हैं, क्योंकि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश है कि आप शांतिपूर्वक ढंग से तुरंत जो है डीएम को अपने पैडलेट पर वो देंगे ज्ञापन, और इसी के साथ जो है हम इस कार्यक्रम में सभी संगठनों के साथ मिलजुल के कर रहे हैं और हम जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि बहन जी का ये की है कि सबसे पहले विशेष सत्र बुलाया जाए, विशेष सत्र बुलाने के बाद इसमें कानून बनाया जाए और 9वीं सूची में डाला जाए। देशव्यापी भारत बंद को समर्थन देने पहुंचे हैं और हम तमाम संगठन उत्तरकाशी के, पूरे उत्तरकाशी जिले के तमाम संगठन एक बैनर एक छत के नीचे यहाँ पर पूरे देश में जो सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को आरक्षण विरोधी फैसला दिया है, उसमें हमारी एक मांग है कि भारत सरकार जल्द से जल्द संसद में एक विशेष सत्र बुलाए और इसके खिलाफ जनमत पारित कर कानून पारित करे और हमारे जो संविधान में हमारा आरक्षण कोई भीख नहीं, ये हमारा अधिकार है और भारतीय संविधान में जो हमारा आरक्षण है उसको 9वीं अनुसूची में डाले। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण की भराड़ीसैंण विधानसभा में 3 दिवसीय मानसून सत्र शुरू हो गया। सत्र के पहले दिन सदन में दिवंगत विधायक को श्रद्धांजलि दी गई। 3 दिनों तक चलने वाले विधानसभा मानसून सत्र के गैरसैंण में चलाने के लिए सत्ता पक्ष ने खुशी जाहिर की। बता दें कि 3 दिवसीय सत्र में प्रदेश सरकार की ओर से 5,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट सदन में पेश किया जाएगा। इसके अलावा कई विधेयक प्रतिवेदन रिपोर्ट पटल पर रखी जाएगी। विपक्ष 3 दिवसीय मानसून सत्र की अवधि पर सवाल उठाया। विपक्ष का कहना है कि सदन की कार्यवाही साल में 60 दिन तक चलनी चाहिए, लेकिन सरकार सवालों से बचने के लिए सत्र की अवधि को छोटा कर देती है। सत्र है मेरे इस कार्यकाल में, और सबसे बड़ा मुद्दों के नाम पर मुद्दा ये है कि सत्र चलाइए तो सही। पूरे देश में 2023 में केवल 7 दिन उत्तराखंड विधानसभा चली है, सबसे कम। एक ही दिन में बजट
पारित कर दिया गया, तो इसका मतलब तो संवाद से बचना चाहती है सरकार। धामी जी जब से सीएम बने हैं, मुख्यमंत्री के पास कितने महत्वपूर्ण विभाग हैं, उनका प्रश्नकाल आज तक नहीं आया। 3 दिवसीय सत्र में निश्चित रूप से सरकार का सारा बिजनेस अनुपूरक बजट के माध्यम से प्रस्तुत होगा और निश्चित रूप से विधेयक जो बहुत महत्वपूर्ण है वह भी टेबल होंगे और मैं समझती हूँ उसके पारण के साथ में आगे उत्तराखंड के हित में जो निर्णय हुए होंगे वो निश्चित रूप से कानून का रूप धारण करेंगे। तो यह गैरसैंण का सत्र बहुत ही कारगर सिद्ध होने जा रहा है और मैं मानती हूँ कि इस सत्र के माध्यम से आने वाले समय में जिस प्रकार की योजनाएं लागू की जाएंगी, जिस प्रकार के एक्ट अनुपालन में लाए जाएंगे, निश्चित रूप से हर युवा से लेके महिला से लेके माता बालिका से लेकर उत्तराखंड के हर नागरिक को बहुत फायदा होने जा रहा है। देखिए, आज तो कंडोलेंस है, शोक संवेदना व्यक्त की जाएगी और संभवतः आज कई विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे और संभवतः अनुपूरक बजट भी प्रस्तुत किया जा सकता है। कल से हम नियमों के तहत 310 में, नियम 58 में जो प्रदेश के प्रमुख मुद्दे हैं, जो ज्वलंत सवाल है, जो ज्वलंत प्रश्न है, उनको उठाएंगे। आपदा बहुत बड़ा मुद्दा है, कानून व्यवस्था बहुत बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, पलायन है, मुद्दों को लेकर प्रखरता से सदन में बड़ा अच्छा यहाँ का हमारा मौसम भी है और लोग भी खुश हैं। अनुपूरक बजट भी आने वाला है। पक्ष विपक्ष सब मिलकर जो है हम लोग राज्य के हित में यहाँ से पहाड़ीचरण विधान भवन से चर्चा होगी, अनुपूरक बजट आएगा और वो बजट हमारा धरातल पर जो पहला हमारा आम बजट था उस बजट की पूर्ति करेगा। विधानसभा मानसून सत्र का आज पहला दिन है और पहला दिन काफी खास भी रहा है। आज विधायक सभी मौजूद हैं, ऐसे में मंत्री और विपक्ष के नेता भी तमाम भराड़ीसैंण गैरसैंण में मौजूद हैं। ये भराड़ीसैंण गैरसैंण विधानसभा है जो कि आपको वीडियोस में हम दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम नेता जो हैं, तमाम विधायक जो हैं वो अंदर मौजूद हैं और सभी आज की कार्रवाई में भाग भी ले चुके हैं। सभी ने अपना अपना वक्तव्य भी रखा है और साथ ही जो विधायक दिवंगत हो गए थे उनको श्रद्धांजलि देने का भी काम लगातार जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी श्रद्धांजलि दी है, साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने भी दिवंगत जो विधायक हुए थे उनको श्रद्धांजलि दी है और साथ ही तमाम विधायक, तमाम मंत्रियों ने आज सदन के भीतर उन विधायकों को श्रद्धांजलि दी है जो अब उनके बीच नहीं है, जो कुछ समय पहले दिवंगत हो चुके हैं। आज के सदन की कार्रवाई लगातार रही है और ऐसे में लगातार अब ये भी जारी है कि अब क्योंकि कल एक नए सिरे से कार्रवाई की शुरुआत होगी, सदन को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है और अब सदन की जो कार्रवाई है वो कल सुबह से एक बार फिर से शुरू होगी, जहां पर विपक्ष के कई सारे सवाल हैं, कई सारे मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष सरकार को घेरने की योजना भी बना रहा है और विपक्ष ने एक लंबा चिट्ठा भी तैयार किया हुआ है ताकि सरकार को घेरा जा सके। ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने विधायकों से अपील भी की है कि सभी विधायक शांतिपूर्ण तरीके से सत्र को चलने दें। IND24 के लिए विशाल गर्ग। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली के नंदा देवी सिद्धपीठ मंदिर में देवी मां की आराधना की। इस दौरान सीएम ने देवी मां की पूजा कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। पूजा अर्चना के बाद सीएम ने श्री नंदा देवी राजेश्वरी सांस्कृतिक एवं पर्यटन लोकजात मेले में प्रतिभाग किया, जनसभा को संबोधित किया। भाइयों बहनों, में मां नंदा देवी का लोकजात मेला सदियों से हमारी जो परंपराएं हैं उन परंपराओं और संस्कृति को जीवंत करने का काम करता है। यह मेला हमें हमारी संस्कृति से और हमारी जड़ों से जोड़ता है। हमारे पूर्वजों के द्वारा जो यहाँ संस्कृति स्थापित की गई है उस संस्कृति से जोड़ने का काम करता है और आने वाली पीढ़ियों को हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने का काम भी करता है। इस मेले का आयोजन न केवल धार्मिक आस्था को सशक्त करता है बल्कि हमारे लोक कला, लोक संगीत और लोक नृत्य को भी एक नई पहचान देता है। मैं रास्ते में आ रहा था, देख रहा था, बचपन में जैसे मैं मेले में जाता था तो देखता था बड़ी बड़ी जलेबी बनाते खूब, और यहाँ भी 3-4 दुकानों में लगातार खूब सारी जलेबी बना रखी है। देख के मुंह में पानी आ रहा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा गैरसैंण में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण से शिष्टाचार भेंट की। उत्तराखंड की गैरसैंण में विधानसभा का 3 दिवसीय मानसून सत्र शुरू हो गया। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी से कई मुद्दों पर चर्चा की। सत्र के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण, संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल समेत मंत्री विधायक भराड़ीसैंण पहुंचे। उधम सिंह नगर में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां नैनीताल हाईवे पर तेज रफ्तार कार ने रिक्शा को टक्कर मार दी। 3 महिलाओं समेत एक पुरुष की एक्सीडेंट में मौत हो गई। बता दें कि गर्भवती महिला की डिलीवरी कराने जा रहे ही परिवार के 3 महिला सदस्यों समेत एक युवक की मौत हुई। फिलहाल पुलिस ने कार चालक को हिरासत में ले लिया है। हरिद्वार कॉरिडोर योजना को लेकर मुख्य मेला नियंत्रण कक्ष में हरिद्वार कॉरिडोर योजना के सलाहकार समिति की बैठक हुई। सिटी मजिस्ट्रेट कुसुम पवार और एसडीएम अजयवीर सिंह और सलाहकार सुनीत गुप्ता की उपस्थिति में व्यापारियों ने साफ कहा कि व्यापारियों से उत्पीड़न, तोड़फोड़ किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं होगा और अगर ऐसा कुछ किया गया तो व्यापारी हितों की लड़ाई लड़ने के लिए विवश होगा। बैठक में किए जाने वाले सर्वे को व्यापारियों की जानकारी में लाकर किए जाने को लेकर सहमति बनी है और स्पष्ट किया गया है कि हरिद्वार में अभी कोई तोड़फोड़ नहीं हो रही है। हरिद्वार कॉरिडोर का कोई भी कार्य अभी नहीं किया जा रहा है। हरिद्वार के सर्वांगीण विकास के लिए सर्वे का कार्य हो रहा है। व्यापारियों को ये कंफ्यूजन है कि हम सरकार दुकानों को तोड़ने की योजना बना रहे हैं, जबकि सरकार की तरफ से अभी ऐसी कोई निर्देश नहीं है। अभी ये केवल सर्वे हो रहा है। सर्वे में इस चीज का जो है आकलन होगा कि कहाँ किन चीज विकास कार्यों की आवश्यकता है, कहाँ सड़क पे जो है फुटपाथ बनना है, कहाँ सड़क पर जो है लाइट्स लगनी है, घाटों का सौंदर्यीकरण किस तरीके से होना है या और अन्य विकास के कार्यों ने। अभी सरकार की तरफ से ऐसा कोई निर्देश नहीं है, ना ही हमने कोई ऐसा प्लान बनाया है कि किस जगह पर दुकानों को तोड़ना है या किसी मकान को तोड़ना है। ऐसी कोई योजना अभी तक हमने नहीं बनाई। हमारा जो डाउट था, सर्वे को लेकर जो डाउट था वो क्लियर हो गया, लेकिन हमने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया है हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर योजना में अगर तोड़फोड़ हुई तो हम किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन जैसा कि आज की मीटिंग में ज्ञात हुआ है कि तोड़फोड़ नहीं, केवल सौंदर्यीकरण होगा, हम इसका स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। लेकिन एक भ्रम की जो स्थिति फैलाई जा रही है कि गंगा जी के पार जो खाली लैंड है वहाँ कॉरिडोर बने, मैं बहुत स्पष्ट आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, वो मेला लैंड है। मेला लैंड सिंचाई विभाग के, सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के अधीन है। लिहाजा ये जो गुमराह किया जा रहा है हरिद्वार की जनता को कि खाली पड़ी भूमि के ऊपर कॉरिडोर की योजना बनाई जाए, वो मिथ्यक है। क्योंकि हरिद्वार में अगर कॉरिडोर की योजना बनी तो शहर के अंदर बनेगी, ना कि शहर के बाहर बनेगी। जहाँ पे मेले, लक्की मेले, अर्धकुंभ मेले, कुंभ मेले भरे जाते हैं, वहाँ ये मेला नहीं, वहाँ कॉरिडोर नहीं बनेगा। लेकिन ये केवल हरिद्वार के लोगों को, व्यापारी को भ्रमित किया जा रहा है। कॉरिडोर की योजना अगर बनेगी और डीपीआर बनेगी तो हरिद्वार में शहर के अंदर बनेगी, गंगा के घाटों के किनारे बनेगी। अगर उसमें तोड़फोड़ हुई तो किसी भी कीमत पे हरिद्वार का व्यापारी बर्दाश्त नहीं करेगा। हरिद्वार के एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए जो कॉरिडोर का जो कार्य चल रहा है, उसका सर्वे का कार्य चल रहा है आजकल। उसको लेके व्यापारी समाज के बहुत सारे लोगों को बहुत सारे संशय थे, डाउट्स थे, उनके कुछ सुझाव थे, तो उनको सुना गया, समझा गया, उनके संशय को दूर भी करा गया है। ये क्लियर करा गया है कि यहाँ पे जो सर्वे का कार्य चल रहा है उसके द्वारा जो तरह तरह के इनपुट्स हैं वो लिए जा रहे हैं। उसी के बाद यहाँ पे प्लानिंग होगी, उसमें सबको दोबारा कंसल्ट करा जाएगा, तो उसी के द्वारा हमारे यहाँ पे सबसे बातचीत करी जाएगी। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप के बाद हत्या मामले से पूरा देश आक्रोश में। हर जगह लोग सड़कों पर आकर अपना विरोध दर्ज कराया जाएगा और देश भर के डॉक्टरों ने हड़ताल की तो वहीं अब उनके साथ टीचर्स भी कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ आ खड़े हो गए। धर्मनगरी हरिद्वार के तमाम पब्लिक स्कूल के स्टाफ टीचर्स ने गंगा घाट पर पहुंचकर कोलकाता में महिला डॉक्टर के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हुए कैंडल मार्च निकाला, मां गंगा से प्रार्थना की। वहीं महिला डॉक्टर की आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। तो यही है कि भाई हमारी जो है प्रोटेक्शन जो है वीमेंस प्रोटेक्शन है, हम ये कहते हैं 50-50।
हर जगह किसी में भी चले जाए 50-50 का अधिकार है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है 50-50 का अधिकार तो नहीं है। तो मुझे यही लग रहा है कि पूरा अधिकार कैसे मिलेगा जब हम जो है केवल गर्ल्स को ही नैतिक शिक्षा ना दें, केवल हम बॉयज़ के लिए भी नैतिक शिक्षा का, और उसके कहाँ से शुरू होगा, वो हमारी फैमिली से ही शुरू होगा। जैसे हमने एक दिन बोला तो क्या है, मदर, सबसे पहले मदर ही यदि अपनी बेटी के लिए टोकने की बजाय बेटे को भी बराबर टोकेगी तो मुझे ऐसा लगता है कि वो हर चीज़ बैलेंस होकर चलेगी। और मुझे लगता है कि हर रोज, आज भी मैंने सुना है कि देहरादून में एक बस हुआ है, 2 गर्ल्स के साथ में एक स्कूल में छोटी बच्चियों के साथ एक ड्राइवर ने किया है। तो मुझे लग रहा है हर रोज ये चीज़ें होती जा रही हैं और ये चीज़ें बंद होनी चाहिए, और जो हमारा जो सजा है वो थोड़ी और कठोर होनी चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण घटना पश्चिम बंगाल में हुई है और ऐसी घटनाएं एक के बाद एक होती जा रही है। आप क्या क्या उपाय करते हैं, क्योंकि जरूरी है कि हमारा समाज जागे और प्रधानाचार्य के तौर पे अपने एक नई तरह की जागृति की जरूरत है, जिससे कि हमारा जो आने वाला भविष्य है, हमारे बच्चे हैं, हमारे जो डेवलप होने वाले बच्चे हैं, वो सब इस बात को समझें कि क्या सही है, राइट वैल्यूज उनके अंदर आए। सभी हमारे टीचर्स अपनी जगह अपना काम कर रहे हैं, पर जिस तरह की दुर्घटनाएं बार बार हो रही हैं और ये इतना जघन्य जो दुर्घटना हुई है उसने हम सबको उत्तेजित, आज हम मजबूर हुए हैं आने के लिए इस घाट पर, और अलबत्ता ये एक मौन प्रदर्शन है। इसका जो कैंडल मार्च है, पहले तो मीडिया पे गलत है, जैसे कि जो अपराधी बताया गया है पूरे हरिद्वार से, कौन वगैरह इस दूसरा तरह है की जो जो आज ये सामाजिक नैतिकताओं का और संस्कारों का पतन हो रहा है। इस चीज में माता पिता को स्कूल के साथ मिलके इसके लिए जागरूक करना पड़ेगा। और दूसरा जो है, मुझे लगता है एक सोशल मीडिया का भी असर बहुत है इस पे, जिस पे हमको थोड़ा सा माता पिता की तरफ से अगर थोड़ा भी सपोर्ट मिलता है तो शायद एक अच्छे समाज, जो एक शिक्षक कहते हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कहा कि शिक्षक तो समाज निर्माण करता है, तो उसमें शायद और प्रकट होंगे। भाजपा देश में व्यापक सदस्यता अभियान चलाने जा रही, जिस क्रम में उत्तराखंड में भाजपा की सदस्यता अभियान को लेकर कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि भाजपा एक लोकतांत्रिक पार्टी और निश्चित समय अवधि में ही सदस्यता अभियान चलाया जाता है। महेंद्र भट्ट ने बताया कि हम हर बार 0 से सदस्यता अभियान शुरू करते हैं। पिछले साल 16 लाख सदस्यों को जोड़ा था और इस बार ये लक्ष्य 20 लाख सदस्यों को जोड़ने का रखा गया है। वहीं उन्होंने कहा कि इस बार सदस्यता अभियान का केंद्र पोलिंग बूथ रहेंगे। पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, हमारी सदस्यता एक निश्चित समय पर होती है और जब सदस्यता होती है 0 से प्रारंभ होती है। हम लोग इस बार भी 0 सदस्यता प्रारंभ कर रहे हैं। राष्ट्रीय कार्यशाला के बाद आज हमारी प्रदेश कार्यशाला है, इसके बाद हमारी जिलों की कार्यशालाएं होंगी और मंडल की कार्यशालाएं होंगी। हमारे पिछली बार 16 लाख सदस्य थे, इस बार हमने 20 लाख सदस्यों का अपना लक्ष्य रखा है और मैं कह सकता हूं कि एक उत्साहपूर्वक जो माहौल पूरे प्रदेश के अंदर है, अनेकों युवा, महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति, हर क्षेत्र में हमारी सदस्यता का क्रम बढ़ेगा और इस बार सदस्यता का केंद्र हमने पोलिंग बूथ को रखा है। 31 तारीख को प्रत्येक बूथ स्तर पर भी हमारी बैठकें होंगे, जिनमें हम सदस्यता के स्वरूप को नीचे तक पहुंचाएंगे। हरिद्वार के पथरी क्षेत्र में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां एक अकलयुगी पुत्र ने अपनी मां की हत्या नशे को लेकर कर दी। नशेड़ी बेटे ने मां से स्मैक के लिए पैसे मांगे थे। पैसे देने से मना करने पर मां ने सिर पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। मां की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। को सूचना मिली है कि धनपुरा में एक महिला की हत्या करी गई है। महिला की उम्र लगभग 50 वर्ष बताई गई है। मौके पर जब पुलिस पहुंची है तो परिजनों द्वारा बताया गया कि जो महिला का छोटा पुत्र है, जो कि नशे का आदी है, उसके द्वारा ही महिला की मृत्यु कारित की गई है। हम लोगों ने मौके पर एफएसएल टीम बुला ली है तथा सारे ही जो भी हमारी एविडेंस लिफ्टिंग है उसकी प्रक्रिया चली गई है। बॉडी को हमने पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी भिजवा दी है तथा जो अभियुक्त है उसकी हम लोगों ने तलाश के लिए टीमें गठित की। लगभग सुबह 11 बजे हमें सूचना मिली है तो 10 से 11 के बीच है। अभी तो उसकी हमने टीमें गठित कर दी और हमारा प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द इसमें जो भी इन्वॉल्व है उनकी गिरफ्तारी। इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।